हाँ देखिए बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपने कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया, सब बच्चों को पढ़ाया था मैंने अच्छी तरह कि कांटेक्ट फोर्स एक लगता है। सुमित, कौन सा कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है अभी तक आपने बेटा दो सरफेसेस के बीच? क्या नाम है उस कांटेक्ट फोर्स का जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं? हाँ, ये सरफेसेस वाला यही पढ़ा है आपने। ठीक है ना, दो सरफेसेस के बीच वाला फोर्स यही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दूसरा आज आप पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, यही ना? हाँ, तो आज हम ऐसा ऐसा कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं जिसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के अलोंग होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टेक्ट, then contact force acting, then contact force acting along the surfaces, contact force acting along the surfaces is called frictional force. कॉन्टैक्ट सरफेसेस के अलोंग लगने वाला जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। और फ्रिक्शन के बारे में दो तीन बातें मैं लिख दूं, इससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्लियर रहे कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट सही क्या है? फ्रिक्शन always opposes the relative motion between two contact surfaces. Friction always opposes the relative motion between contact surfaces. फ्रिक्शन दो सरफेसेस की बीच की जो रिलेटिव मोशन है, ये नहीं चाहता कि दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, चुपचाप ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है, तो इस दोनों सरफेसेस, एक तो ब्लॉक की सरफेस और एक ग्राउंड की सरफेस, इन दोनों सरफेसेस के रिलेटिव मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है, ना रिलेटिव मोशन हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इस पर इस डायरेक्शन में कैपिटल एफ फोर्स बनाते हैं और कैपिटल एफ की वैल्यू जीरो होती है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों सरफेसेस के बीच कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फ्रिक्शन कब पिक्चर में आता है? अलोंग द सरफेसेस लगने वाला फोर्स है जो तभी पिक्चर में आएगा जब देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस और देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। अगर आपने ये एफ हटा दिया, ब्लॉक चुपचाप स्टेशनरी है, तो ना तो कोई रिलेटिव मोशन है और ना ही कोई टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस केस में जीरो रहता है। ठीक है, तो अब आप बताइए, ये एक बॉक्स रखा हुआ है, आप ये इमेजिन करिए, आप उसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के, भारी बॉक्स है थोड़ा, तो आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर भारी बॉक्स है, आप बहुत थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो क्या वो ब्लॉक की मोशन स्टार्ट हो जाएगी क्या? या आपका जो बक्सा है, बॉक्स है, जो भी है, आप उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत कम फोर्स लगाने पर क्या वो मोशन स्टार्ट हो जाएगी क्या? ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपका, बहुत धीरे फोर्स लगाने पर तो बॉक्स नहीं खिंचने वाला है, बहुत कम फोर्स लगाने पर। ठीक है, तो अगर आप बोल सकते हैं कि आपने मान लो इस पर ब्लॉक पर आपने मान लीजिए कितना फोर्स लगाया, आपने ब्लॉक पर लगाया 1 न्यूटन फोर्स लगाया, 1 न्यूटन। ठीक है, और ये बॉक्स या ब्लॉक आपका मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, वो चुपचाप ऐसे ही रखा हुआ है, वो हिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, तो उस पर फोर्स कौन सा लगेगा? देखो, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाली सरफेस के इधर जाने की टेंडेंसी है, तो नीचे वाली सरफेस क्या चाहेगी? ऊपर वाली सरफेस को रोकना चाहेगी बेटा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल हमेशा ऐसे एक्ट करता है कि वो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस स्टार्ट नहीं होने देना चाहता। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस की रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो। ठीक है,
तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसको रोकने के लिए ऊपर वाली सरफेस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि सरफेस के रिस्पेक्ट में ये चले और आगे चलने की कोशिश कर रही है। तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा इस ग्राउंड की वजह, जिसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक प्लॉट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ के साथ कैसे वेरी करता है। प्लॉट सारी चीजें एक्सप्लेन करेगा। तो पहले तो ये समझ में आता है बेटा, जैसे मान लो 1 न्यूटन लगाया, ब्लॉक नहीं खिसका। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, कौन बताएगा, बताओ कोई बताओ। ये अगर यहाँ पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया ब्लॉक पर और ब्लॉक मूव नहीं करता है, ब्लॉक की मोशन स्टार्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, बताइए। वेरी गुड, 1 न्यूटन। क्लियर है बेटा सबको, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो नेट फोर्स 0 हो रहा है इस पे, नहीं तो ये चल नहीं देता, क्या करे। फ्रिक्शन की वैल्यू 1 न्यूटन आ गई। अब आपने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 1.5 न्यूटन कर दिया बेटा, 1.5 न्यूटन कर दिया 1 न्यूटन से बढ़ाकर, और स्टिल इसकी मोशन स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो स्टिल मोशन स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 1.5 न्यूटन। वेरी गुड बेटा, तो नोट करिएगा, दे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, अपने आप बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आपने एक्सटर्नल फोर्स बहुत कम लगाया, ब्लॉक नहीं चला, थोड़ा और बढ़ाया फिर भी ब्लॉक नहीं चला, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, मान लिया अब भी ब्लॉक नहीं चला, तो कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। तो जब तक ये ब्लॉक नहीं चलेगा, बट आपको पता है ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत ताकत है, आप एक लिमिट पे इस ब्लॉक को खिसका ही देंगे फोर्स बढ़ाते बढ़ाते, ये बात आपको पता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। बट जब तक ये ब्लॉक नहीं चलता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या बेटा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जब तक इस ब्लॉक की रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तब तक मैं बोल सकता हूँ कि इस पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शनल फोर्स रखूं और यहाँ पर कैपिटल फोर्स एफ रखूं, तो जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या निकल के आ रहा है बेटा, जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगी, मैं बोल सकता हूँ क्या, स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ। तो इस प्लॉट में ये तो y इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन हो गई ना। ठीक है ना, इस प्लॉट में क्या हो गई, ये तो y इक्वल टू एक्स वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री एंगल, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो क्या ऐसे जिंदगी भर स्ट्रेट लाइन आता रहेगा, नहीं आता रहेगा। ठीक है ना, एक लिमिट के बाद आप इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करने में कामयाब हो ही जाएंगे, जब आपका कैपिटल एफ फोर्स उस, जो आपकी लिमिट है इसकी, किसकी लिमिट होगी, अब वो फ्रिक्शन की लिमिट होगी। ठीक है ना, तो जब भी दो सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी अपर लिमिट हमेशा फिक्स है। ठीक है, कभी भी दो सरफेसेस का जो बीच का फ्रिक्शनल फोर्स है उस वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी बड़े प्रॉब्लम कर पाएंगे इसके। ठीक है ना, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कभी भी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से एक्सीड नहीं हो सकता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शनल फोर्स की, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उस फोर्स से जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स को ज्यादा नहीं करोगे, फ्रिक्शन हमेशा जीत जाएगा, वो ब्लॉक को नहीं चलने देगा। अगर फ्रिक्शन को हराना है आपको, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स उस मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम लिमिट की वैल्यू क्या होती है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू अभी एक्सपेरिमेंटल है बेटा, कोई डेरिवेशन नहीं है इसका, लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके निकाली है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, जब तक दोनों सरफेसेस के बीच की रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होती है,
तो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जब तक दोनों सरफेसेस के बीच की जो रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगी, लगने वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू एस क्या कहलाता है? म्यू एस डिपेंड करता है सरफेसेस के नेचर पे बेटा। ठीक है ना, आपने बड़ी ब्लॉक ले लिया, छोटा ब्लॉक ले लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉक का मटेरियल और ग्राउंड का मटेरियल, इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है ये, क्या बोलेंगे इसको? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये कहलाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहलाता है, म्यू एस। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर आती है? म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू एन। एन क्या है? दोनों जो कांटेक्ट सरफेस है, जिस कांटेक्ट सरफेसेस पर आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, उस कांटेक्ट सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना, कैपिटल एन है आपका नॉर्मल रिएक्शन एट कांटेक्ट सरफेसेस। बेटा सब केवल समझने पे ध्यान देंगे, आपको पूरा वीडियो मिलेगा, पूरा आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ, तो कोई लिखने के और स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अभी भेज दूंगा तुरंत। ठीक है ना, क्लियर है आपको बिल्कुल? तो इसलिए आप केवल समझने पे ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनते जाइए। जब मैं फार्मूला नोट करने को कहूँ तो लिख लीजिए, अभी बस ये लिख दीजिए आप एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, क्योंकि अभी अप्लाई करना है बस। ठीक है, कॉपी साथ में रखेंगे जो मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो कैपिटल एन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, तो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा बेटा, ये बिल्कुल मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो इस म्यू एस इंटू एन की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो जैसे ही आपने 10 न्यूटन से एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड किया, ठीक है, तो अब इसकी रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। रिलेटिव मोशन स्टार्ट होते ही लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? मैक्सिमम तक पहुंच गया बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, बढ़ते बढ़ते नहीं चला, बट एक लिमिट के बाद चलेगा। तो यहाँ पर मैं एफ एल लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी वैल्यू के बाद जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, फिर ये स्ट्रेट लाइन पे चलता है। तो जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, उसके बाद आप कितना भी फोर्स बढ़ाते रहिए बेटा, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और जो कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है वो कहलाता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मोशन स्टार्ट होने के बाद आप एकदम से फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, और उसके बाद आप कितना भी फोर्स बढ़ा लो वो चीज चेंज नहीं होने वाली, वो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है आपकी? ये थी म्यू एस इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, जहां पर म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, कब लगता है? जब दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन है। जब ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, हमेशा म्यू के इंटू एन फोर्स लगेगा बेटा, दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स। जब तक मूव नहीं करता है सरफेस पर, इसमें से कुछ भी फोर्स लग सकता है, यहां से लेकर यहां तक, जीरो से लेकर एफ एल तक, आप कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं बताएगा। समझ रहे हैं आप इंटरेस्टिंग चीज? अगर ये ब्लॉक से सरफेस पर चल रहा है, आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी है? म्यू के इंटू एन। क्योंकि जब रिलेटिव मोशन है दो सरफेसेस के बीच, लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। जब सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एफ एक्सटर्नल कितना है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाते टाइम बहुत ध्यान से अप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि गलती सारी स्टैटिक फ्रिक्शन में होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स होती है म्यू के इंटू एन। ठीक है, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाएगा? mg के बराबर आ जाएगा, वो हमको पता है। तो म्यू के इंटू एम जी और म्यू एस इंटू एम जी, इन दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत